नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 में हम सबसे पहले बात बिहार की करेंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कैबिनेट में 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक भी होनी है। नीतीश सरकार से जुड़ी खबरें देखते हैं। टॉप 9 नीतीश की 7वीं शपथ। बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक होगी। नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर फैसला होगा। कैबिनेट की बैठक में सरकार के कामकाज से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। 17वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र 23 नवंबर से आरंभ होने की संभावना है। विधानसभा के पहले सत्र में सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का मनोनयन किया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के साथ 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में 5 जेडीयू के, 7 बीजेपी के और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के एक नेता शामिल हैं। नीतीश सरकार में बीजेपी के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तारकिशोर प्रसाद लगातार चौथी बार कटिहार से विधायक चुने गए हैं। वहीं रेणु देवी बेतिया से विधायक चुनी गई हैं। रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को सीएम बनने की बधाई दी। पीएम ने कहा कि एनडीए मिलकर बिहार के विकास के लिए काम करेगा। पीएम ने बिहार सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। नीतीश कैबिनेट में शामिल विधायकों में से सवर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। कैबिनेट के सबसे अमीर सदस्य बीजेपी के रामसूरत राय हैं। 15 साल तक नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम रहे सुशील मोदी इस बार सरकार में शामिल नहीं हैं। नीतीश कुमार से इस बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो सुशील मोदी को मिस करेंगे। नीतीश ने कहा कि ये बीजेपी का फैसला है। नीतीश के सीएम बनने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए बधाई दी। तेजस्वी ने ट्वीट किया कि आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा और एनडीए के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। एलजेपी के मुखिया चिराग ने ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी। चिराग पासवान ने कहा कि आशा करता हूं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नारगोनो काराबाख में जंग थमने के बाद आर्मेनिया में क्यों हो रहा है हंगामा? रूस ने नारगोनो काराबाख में क्यों तैनात किए हैं रॉकेट लॉन्चर? और वेनेजुएला ने क्यों मार गिराया अमेरिका में रजिस्टर्ड प्लेन? वर्ल्ड वॉर से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड में। नागोर्नो काराबाख को लेकर अजरबैजान के साथ हुए समझौते के बाद आर्मेनिया में हंगामा हो रहा है। आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन ने विदेश मंत्री जोहराब को बर्खास्त कर दिया है। जोहराब 2018 से आर्मेनिया के विदेश मंत्री थे। अजरबैजान से हुए शांति समझौते में आर्मेनिया को नागोर्नो काराबाख में बड़े इलाके खाली कर उन्हें अजरबैजान को सौंपने हैं। इस शांति समझौते का आर्मेनिया में विरोध हो रहा है। आर्मेनिया की विपक्षी पार्टियां और आम लोग सड़क पर उतरकर इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। जंग के कारण नागोर्नो काराबाख से पलायन करने वाले लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं। रूस के सैनिकों की मौजूदगी में हजारों लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। इसी बीच अजरबैजान के कब्जे वाले इलाके से लौट रहे कई आर्मेनियाई मूल के लोगों ने अपने घरों में आग लगा दी। आर्मेनिया के पूर्व रक्षा सलाहकार अर्तुल वंस्यान को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। अर्तुल पर आर्मेनिया के पीएम निकोल पाशिनियन की हत्या की साजिश का आरोप था। कोर्ट ने कहा कि अर्तुल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। रूस के शांति रक्षकों ने नागोर्नो काराबाख में ट्रंक पर लगे रॉकेट लॉन्चर तैनात किए हैं। रूस के सैनिकों ने पूरे इलाके में शांति बनाए रखने के लिए कई चेक पोस्ट बनाए हैं और यहाँ आने वाले लोगों पर नजर रख रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ईरान से सटे जबरियाल के उन इलाकों में पहुंचे जहां अजरबैजान की सेना ने जीत दर्ज की है। इन इलाकों को अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना से जंग में जीता है। अब इन इलाकों पर अजरबैजान का कब्जा है। वेनेजुएला में एजेंसियों ने अमेरिका में रजिस्टर्ड एक प्लेन को आग के हवाले कर दिया। एजेंसियों का आरोप है कि इस प्लेन का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी में किया जा रहा था। वेनेजुएला की एजेंसियों का आरोप है कि ये प्लेन बगैर इजाजत उनकी हवाई सीमा में घुस आया था। ताइवान को टारगेट बनाकर चीन युद्ध की तैयारियों में जुटा है। ईस्टर्न थिएटर कमांड के मिसाइल बेस को दोगुना करने के बाद पीएलए ने यहां लाइव फायर ड्रिल कर दबाव बनाने की कोशिश की। ईस्टर्न थिएटर कमांड के ग्राउंड फोर्स की टुकड़ी ने यहां सभी मौसम की युद्ध क्षमता का परीक्षण किया। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। इन सब के बीच चीन लगातार अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। चीन आज से 30 नवंबर तक लेई झोउ प्रायद्वीप के पश्चिम में वॉर एक्सरसाइज करने जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास के जरिए चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को परखेगा।
और अमेरिका में क्यों नहीं थम रहा है राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद। कमला हैरिस ने कोरोना पर क्या नया बयान दिया है। बेलारूस की परेशानी क्यों बढ़ गई है। दुनिया से जुड़ी अहम खबरें देखिए टॉप 9 दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में हार मानने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव में मैं जीता हूं। ट्रंप ने कहा कि विरोधी फेक न्यूज फैलाकर जनमत को चुराना चाहते हैं। पेंसिल्वेनिया में चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट में दायर अपनी याचिका में ट्रंप की टीम ने सुधार किया है। ट्रंप की टीम ने अब कहा कि चुनाव से पहले बैलेट की पहचान जाहिर की गई। इससे पहले ट्रंप की टीम ने 6 लाख से ज्यादा बैलेट को रद्द करने की मांग की थी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट को लेकर कोर्ट में ट्रंप की टीम को फटकार लगी है। अपने आरोपों के समर्थन में सबूत नहीं पेश करने पर ट्रंप की टीम को फटकार पड़ी है। ट्रंप की टीम ने चुनाव में धांधली की शिकायत को लेकर 18 केस दायर किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा कि रिपब्लिकन नेताओं को यह समझने की जरूरत है कि राष्ट्रपति ट्रंप बाइडेन से चुनाव हार गए हैं। बोल्टन ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन नेताओं को लोगों को यह बताना चाहिए कि चुनाव में धांधली का आरोप निराधार है। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि बाइडेन और उनकी सरकार विशेषज्ञों से सलाह मशवरा कर कोरोना को काबू करने की रणनीति बनाएंगी। हैरिस ने ट्वीट कर कहा कि उनकी सरकार अमेरिका के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने कोविड-19 वैक्सीन का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक कंपनी का दावा है कि ये वैक्सीन कोरोना के मरीजों को बचाने में 94.5% तक असरदार है। यह दावा लास्ट स्टेज क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के आधार पर किया गया है। पोलैंड ने रूस पर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। पोलैंड में गर्भपात और समलैंगिक संबंधों को लेकर सरकार के रुख के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। पोलैंड ने आरोप लगाया है कि रूस प्रदर्शन को लेकर यूरोपियन यूनियन में उसकी छवि खराब कर रहा है। बेलारूस में सरकार विरोध प्रदर्शनकारी की हिरासत में मौत के बाद सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो बेलारूस पर प्रतिबंध लगाएगा। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ पिछले कई महीने से प्रदर्शन हो रहा है। चीन ने अमेरिका की तरफ से चीन की रक्षा कंपनियों में निवेश पर लगाए गए बैन का विरोध किया है। चीन का कहना है कि अमेरिका व्यापार के सिद्धांतों की अनदेखी कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में चीन की सेना से जुड़ी कंपनियों में अमेरिकी लोगों के निवेश पर बैन लगा दिया है। आज से मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा चरण। चीन ने ताइवान को क्या धमकी दी है। डरे इमरान ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर बैन लगाया। और नवाज शरीफ को भाई पर क्यों दर्ज हुआ है उनके भाई पर केस। चीन पाक साजिश से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 चीन पाक साजिश में। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का दूसरा चरण आज से उत्तरी अरब सागर में शुरू होगा। इसमें भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नेवी की युद्धपोत US निमिट्ज के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान की युद्धपोत भी हिस्सा लेंगे। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में चला था। चीन के सरकारी भूभू ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान को अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों को लेकर चेतावनी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चाहे ट्रंप प्रशासन हो या आने वाला बाइडेन प्रशासन, अगर ताइवान ने अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाई तो उसे नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऑफिस के आखिरी 10 हफ्तों में चीनी कंपनियों, सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन में कथित जटिलता के लिए व्यापार को मंजूरी दे सकते हैं या बैन कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 महामारी, देश के सियासी हालात और विदेशी ऋण सीमा के कारण पाकिस्तान में चीन ने निवेश को धीमा कर दिया है। बीजिंग ने 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने वाली परियोजनाओं को फिलहाल रोक दिया है। पाकिस्तान ने कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। दिवाली से ठीक पहले पिटे पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए LOC पर सेना की तैनाती बढ़ाई है और स्नाइपर्स की तैनाती कर दी है। पाकिस्तान में इमरान सरकार के खिलाफ हमले जारी हैं। रोजाना इमरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। POK से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान से आजादी की मांग की आवाज बुलंद हो रही है। इससे डरे इमरान ने सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। PPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरकार पर गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है और कहा कि मेरे चुनाव पर डाका डाला गया है और मैं जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ उनके विरोध में शामिल होऊंगा। पाकिस्तान के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। शेख रशीद ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तानी नेताओं पर जानलेवा हमले करवा सकती है, इसलिए पाकिस्तान के नेता अपनी सुरक्षा के इंतजामात पुख्ता कर लें। रशीद के मुताबिक रॉ ने CPEC को निशाना बनाने के लिए एक विशेष सेल तैयार की है। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अरबों रुपए के चीनी घोटाले के मामले में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ, PM इमरान खान के दोस्त और 3 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी, विश्वासघात और सरकारी शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज किया गया है। और अब आप
आपको दिखाएंगे राष्ट्र की बड़ी खबरें। ब्रिक्स सम्मेलन में आज किन मुद्दों पर होगी चर्चा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को क्या सलाह दी है। छठ पूजा को लेकर रेलवे की क्या तैयारी है। देश से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक बार फिर आज आमने सामने होंगे। ब्रिक्स देशों का ये सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर 6 महीने से तनाव बरकरार है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि कपिल सिब्बल को मीडिया के समक्ष हमारे आंतरिक मुद्दे का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। एक्टर सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए स्टेट आइकॉन चुना है। सोनू पंजाब में चुनाव से संबंधित जागरूकता फैलाते नजर आएंगे। लॉकडाउन के दौरान सोनू ने गरीबों और मजदूरों के लिए जो किया, उसने उन्हें मसीहा बना दिया। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के रोशनी भूमि घोटाले में 3 अलग अलग मामले दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। बंसीलाल गुप्ता, एक अज्ञात अधिकारी और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों पर अवैध कब्जा करने वालों को अनुचित लाभ देने और रोशनी अधिनियम की अनदेखी करने के आरोप हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर गुपकार समझौते में कांग्रेस के शामिल होने पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ये लोग देश विरोधियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को स्थिति साफ करने की मांग की है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने केंद्र सरकार से मांग की है कि दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी रखा जाए। उनके मुताबिक स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने से युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। छठ पूजा को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था की है। केवल कंफर्म टिकट वालों को ही यात्रा की इजाजत है। दिल्ली और एनसीआर से छठ पूजा के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाते हैं। कर्नाटक के पंपापुर में भगवान हनुमान की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया। प्रतिमा की स्थापना में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदान में कहां-कहां ठंड बढ़ गई है। श्रीनगर लेह हाईवे क्यों बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां हुई भारी बर्फबारी। देखते हैं टॉप 9 सर्दी का सितम। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। ठंडी हवाओं ने उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ा दी है। बर्फबारी के कारण सोनमर्ग श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। बर्फबारी के कारण हाईवे बर्फ से ढक गया है। मनीमार्ग, द्रास और जोजिला में फिर से बर्फबारी के कारण यहाँ ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हाईवे से बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाले जवाहर टनल को भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया है। प्रशासन बर्फ को हटाने में जुटा है। पिछले 2 दिनों से लेह घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद करना पड़ा है। हिमाचल के कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में ढक दिया। यहाँ पिछले 24 घंटे से भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों और मकानों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की परत जम गई है। बर्फबारी पर्यटकों और कारोबारियों के लिए अच्छी खबर बनकर आई है। कोरोना के बीच मनाली की इन तस्वीरों से लोगों को सुकून मिल रहा है। मनाली में भी अच्छी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से पर्यटक बहुत खुश हैं। पर्यटक यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। सीजन की पहली ही बर्फबारी में वहाँ कारों पर कई इंच तक बर्फ जम गई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों में जमकर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 24 इंच बर्फबारी डलहौजी में हुई। बर्फबारी के बाद घूमने आए पर्यटकों ने जमकर मजे किए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी में फंसे 10 पर्यटकों को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने बचाया। ये सैलानी भारी बर्फबारी के कारण सिंथन के पास फंस गए थे। सेना और पुलिस की टीम 5 घंटे की मशक्कत के बाद इन पर्यटकों तक पहुंची और इन्हें बचाया गया। भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम और यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस मौके पर भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट अब बंद हो चुके हैं।
हिमाचल के सिरमौर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। यहाँ कई जगहों पर 10 इंच तक बर्फबारी हुई। स्थानीय लोग भी इस बर्फबारी से काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बर्फबारी पर्यटन और फसल दोनों के लिए ही काफी अच्छी है। मौसम विभाग ने इस साल अधिक बर्फबारी की आशंका जताई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव पर दिलीप घोष ने क्या कहा है? मध्य प्रदेश में क्यों जेल भेजे गए कंप्यूटर बाबा? बुलंदशहर में रेप पीड़िता ने क्यों दी जान? देश प्रदेश से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 देश प्रदेश। 15वें वित्त आयोग ने सोमवार को पीएम मोदी को 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग आज वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों से होने वाली आय का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारे को लेकर सुझाव दिया गया है। बिहार के बाद अब बीजेपी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। एक सभा में दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल हमारा होगा। जालंधर की शाहकोट में दीपावली के दिन 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में एक शख्स का हाथ काट दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के विवादित संत कंप्यूटर बाबा को कोर्ट ने पुलिस की रिमांड पर भेज दिया है। मारपीट के मामले में कंप्यूटर बाबा को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। हालांकि एट्रोसिटी एक्ट केस में कंप्यूटर बाबा को 25,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई थी। भारत बायोटेक ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू कर दिया है। यूपी के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 3rd फेज का ट्रायल शुरू हो रहा है। पूरे देश में तीसरे फेज के ट्रायल में 26,000 वॉलेंटियर हिस्सा ले रहे हैं। वैक्सीन को अगले साल फरवरी तक लॉन्च करने की तैयारी है। दिल्ली में पिछले एक सप्ताह में कोरोना ने कहर बरपाया है। दिल्ली में कोरोना से हर घंटे औसतन 4 लोगों की मौत हो रही है। नवंबर में दिल्ली में कोरोना से अब तक 1103 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी भी करीब 20,000 कोरोना के एक्टिव केस हैं। जयपुर में दिवाली की रात एक लड़की से दुष्कर्म और फिर जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद पीड़िता पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया था। लड़की 70% झुलस गई है। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। बुलंदशहर में रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। छात्रा ने एक सुसाइड लेटर भी छोड़ा है। सुसाइड नोट में पीड़िता ने लिखा है कि कमरुद्दीन, अबरार और मवीद ने रेप किया। सुसाइड लेटर में पीड़िता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम नाम के एक पर्वत पर स्थित है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर में कार्तिक मास का भव्य आयोजन किया जाता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।